गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा जो पेपर 2 की सीरीज लेक्चर नंबर 14 मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जोगेंद्र सिंह। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है तो ये आपका एक टॉपिक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो ओवरव्यू था, जो एक जर्नल व्यू था, वो डिस्कस किया था। तो लेकिन इस लेक्चर में हम जो जोगिंदर सिंह जी का, क्योंकि ये बुक भी है इनकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो जब मैं ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात करता हूँ तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया। इंडियन ट्रेडिशन क्या है? जो ट्रेडिशन थी इंडिया की। तो जब ये हम क्या बात कर रहे हैं अभी, जो इंडियन ट्रेडिशंस पे मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। तो एक तरह का जो क्या हो गया, एक तरह का हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हॉलिस्टिक व्यू देखें तो एक तरह का हम सोशल चेंज स्टडी कर रहे हैं। सोशल चेंज कैसे भी? जो इंडियन ट्रेडिशन थी, मॉडर्निटी की फोर्सेज आई जो कि ब्रिटिश रूल ने इंट्रोड्यूस की थी, तो उसका जो ट्रेडिशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या चेंज आया, तो इसको हम सोशल चेंज भी बोल सकते हैं। तो पहले तो ना, जब मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, पहले आप ये दो चीज़ें समझिए, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस एंड हेट्रोजेनेटिक चेंजेस। जो ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस होते हैं वो सोसाइटी के विद इन ही इवॉल्व होते हैं, जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। तो ये क्या है? कल्चरल एवोल्यूशन होती है, या स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन होती है, या पॉलिटिकल एवोल्यूशन। तो जो ग्रेजुअल चेंज सोसाइटी के विद इन हो। हेट्रोजेनेटिक क्या है? जो आउटसाइड हो। जैसे ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस हम कह सकते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट थी, जन बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो ये क्या है? ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। हेट्रोजेनेटिक चेंजेस क्या हैं? जो कि फ्रॉम द आउटसाइड आए, जो कि एक मतलब जो सोसाइटी में अब्रप्ट और ड्रामेटिक चेंजेस लेके आए। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल अपहीवल। तो पॉलिटिकल अपहीवल में हमने देखा था जैसे इस्लामिक रूल आया था, ब्रिटिश रूल आया था। तो ये क्या है? हेट्रोजेनेटिक चेंजेस। तो ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस एंड हेट्रोजेनेटिक चेंजेस। तो आई होप क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे लेक्चर समझने में भी काम आएगी, इसलिए जो मैंने फर्स्ट स्लाइड कर दी है। तो जो जोगिंदर सिंह थे, तो जोगिंदर सिंह एक्चुअली क्या करना चाहते थे? जब वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक लिख रहे थे तो वो सोशल चेंज को स्टडी करना चाहते थे इंडिया में। तो क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक तरह की थ्योरी है सोशल चेंज को बताने के लिए। तो जब जोगिंदर सिंह कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी यहाँ पे 3 अप्रोचेज हैं सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तब उन्होंने कहा भी नहीं नहीं, ये 3 अप्रोचेज नहीं है, ये 5 अप्रोचेज उन्होंने फिर अलग बताई। तो फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड मेटाफिजिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अप्रोच, सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो क्या है? बेस्ट, जो किसके बेस पे है? इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफीज के बेसिस पे। तो जैसे कि फिलोसफी बताती हैं कर्म धर्म मोक्षा के बेसिस पे भी सोसाइटी में एक चेंज आएगा। जैसे हम बोलते हैं भी सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी की चेंज आता रहता है, कलयुग सतयुग की बात करते हैं। तो ये थ्योरी कहते पॉपुलैरिटी इसलिए कोई, क्योंकि इसमें कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस नहीं थी, भी प्रॉपर सिस्टमेटाइज नहीं किया हुआ था। फिर उन्होंने किसकी बात की? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अप्रोच की बात की उन्होंने। तो जब हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अप्रोच की बात की तो जहां पे वो क्या कर रहे थे, तो जहां पे वो क्या कह रहे थे, जो सोसाइटी को स्टडी करना है वो कैसे स्टडी करो? थ्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। वे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखो, वे वुमेन की पोजीशन पहले क्या थी, अब क्या है, सोशल चेंज स्टडी हो गया। कास्ट की पहले क्या थी कंडीशन, अब क्या है, तो कास्ट में क्या चेंज है। मतलब जो हिस्ट्री को आप कंपेयर करो। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी, लिमिटेड बाय पोटेंशियल अनअवेलेबिलिटी और अनरिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस विच में लेड टू फॉलिशियस जनरलाइजेशन। क्या पता जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड ही गलत हो, आप ऐसे इधर कुछ और थ्योरी बना दो जो एक्चुअल में कोई ग्राउंड पे काम ही ना करे। तो ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, ये कुछ ज़्यादा सिस्टमेटिक थी। तो इन्होंने दोनों अप्रोचेस की बुक की है। तो ये क्या अप्रोच होती है? तो जहाँ पे जो इंसाइट्स हैं
सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, तो वो दोनों को यूज किया जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है ये तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए। तो जहाँ पे देखा जाता है भी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो ड्राइव कर रहे हैं चेंज सोसाइटी में। तो जो कल्चर एंड वैल्यूज़ में क्या चेंज आया, सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, तो वो देखते हैं भी ये क्या क्या डायनामिक्स हैं फैमिली में, किनशिप में, क्लास में, कास्ट में, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। तो ये आप इसमें पढ़िएगा क्योंकि ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था भी जोगिंदर सिंह जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं तो जोगिंदर सिंह एक्चुअली इसको स्टडी कैसे कर रहे हैं। तो जब जोगिंदर सिंह ने लेटर ऑन कहा, तो जोगिंदर सिंह ने, अब देखिए जो ऑल्दो सिस्टमेटिक था लेकिन लेटर ऑन इसको भी क्रिटिसाइज किया। इसको क्या कहा भी जहाँ पे जो फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज करते हो आप जब एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हो, तो इसमें क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्मॉल सोसाइटीज़। तो मेरा अगर आपने लेक्चर भी देखा होगा सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें हमने कंपेयर भी किया है इसको। तो वो कहते हैं यानी कि जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हो, स्टडी करते हो, लेकिन मतलब वो क्या है ना, आपने एक गांव में स्टडी किया, एक गांव में स्टडी किया, एक थ्योरी स्टडी की, मतलब जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ माइक्रोइज्म, और आप उसको ना मैक्रो स्टेटा पे लगा देते हो, पूरी सोसाइटी पे लगा देते हो, तो लेकिन वो सही नहीं है। अगर आपने मेरा एम.एन. श्रीनिवास का लेक्चर भी सुना होगा तो उनका भी यही क्रिटिसिज्म था भी इन्होंने माइक्रो फाइंडिंग्स, मैक्रो जनरलाइजेशंस, ये क्रिटिसिज्म था भी एक सोसाइटी में देखा, उसको लगा भी ये पूरे इंडिया में ही ऐसा हो रहा है। तो जोगिंदर सिंह भी यही बोल रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है भी जहाँ पे क्या है, क्योंकि आप अज्यूम करते हो भी होमोजेनिटी और यूनिवर्सैलिटी है भी, इसलिए आप एक छोटे से गांव में कुछ मिला तो आप सोचोगे सभी गाँव में ऐसा ही हो रहा है, कितने नहीं। जहाँ पे इंडिया में आप देखो ना, मतलब कितनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो जो जर्नलाइजेशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी आपके लिए। तो जो आप चेंज एक विलेज में या एक इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है वो आप दूसरों में ना देखो। तो जोगिंदर सिंह ने जो सबकी अप्रोचेस की एक लिमिटेशन देखी। अब जोगिंदर सिंह पता क्या हुआ, तो ये भी देखी। तो उसके बाद जोगिंदर सिंह जब 1977 में जब बुक लिखने लगे तब इन्होंने और 5 अप्रोचेज फाइंड की। ये 3 अप्रोचेज जो पहले स्टडी की वो अलग थी, ये 4 अप्रोचेज एक्चुअली उन्होंने फाइंड की थी। एवोल्यूशनरी अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, आइडियोलॉजिकल अप्रोच। तो जब आप स्ट्रक्चरल अप्रोच में देखोगे तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में मेन कौन सी है, डायलेक्टिक्स और फंक्शनलिज्म। और जो इंटीग्रेशन अप्रोच है, इंटीग्रेशन अप्रोच इनकी खुद की अप्रोच है, इन्होंने क्या किया, जो चारों पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट कर दिया एक सोसाइटी में, जो जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो उन्होंने, अब देखिए जो एवोल्यूशनरी अप्रोच थी, तो एवोल्यूशनरी अप्रोच ने क्या किया, एवोल्यूशनरी अप्रोच में क्या होता है, वो एग्जामाइन करती है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भी कैसे ये इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे फैमिली कैसे इवॉल्व हो रही है, मैरिज एज इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हो रहा है। पहले फैमिली, जैसे एवोल्यूशन के देखोगे आप, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हो गई, तो मतलब एवोल्यूशनरी अप्रोच। तो जो ब्रिटिश एथनोग्राफर थे तो वो इसी चीज़ पे फोकस किया था, कास्ट पे, तो उन्होंने देखा भी कैसे इसको वो इवॉल्व हो रही है, तो ये एवोल्यूशनरी अप्रोच थी। मतलब ये आप नोट्स देख लीजिएगा, मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है आपको। तो क्योंकि हमें ये बस थोड़ा थोड़ा इसमें देखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ भी आप पेपर में बस जब आपको आए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन तो आप इस पे लिख सको। मतलब आपके पास 1000 वर्ड का कंटेंट हो तो 200-300 वर्ड भी याद रह गए तो आप लिख सको। बाकी मैं आपको 2 डायग्राम भी दे दूंगा इसमें। कल्चरल अप्रोच क्या थी, जो संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये हमने बहुत अच्छे से समझ रखी, इसके लेक्चर है। लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, तो ये भी हमने समझ रखी है।
लेकिन आप अगर देखोगे जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है तो उसमें क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म क्या था भी, जो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है वो लेस इवॉल्व है वेस्टर्न वन से। तो आप मतलब इसमें देख रहे थे भी, आप प्रॉपरली उसको एक बायस्ड मेथड से देख रहे थे। आपको लगता था भी इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो इवॉल्व ही नहीं हो रहे, वो वही हैं ऐसे के ऐसे टाइमलेस हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम हमेशा क्या समझते थे भी स्टैटिक है, भी ये कभी इवॉल्व ही नहीं हुआ। जबकि बाद में जो कल्चरल अप्रोच थी, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, इसमें बताया, तो उसका क्रिटिसिज्म ये था भी वो देखते थे भी ये इवॉल्व ही नहीं हो रहे। और जहाँ पे क्या था भी, जहाँ पे जोगिंदर सिंह क्या कह रहे हैं भी, जो कल्चरल अप्रोचेज हैं, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन, तो ये क्या है, ये मतलब प्रॉपर सोसाइटी में चेंज नहीं बता रही, ये सिर्फ क्या बता रही है, कल्चरल सोशल चेंज सोसाइटी में बता रहे हैं भी, हॉलिस्टिकली ये कुछ नहीं बता रहे। फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच आई, तो जहाँ पे फोकस किसके होते हैं, रोल्स, स्टेटस, ग्रुप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज। तो हायरार्की को एग्जामाइन करते हैं, सिमेट्री को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटल गुड्स, तो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर देखते हैं भी जब इन एलिमेंट्स में जो हायरार्की है, असिमेट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनमें जो चेंजेस आते हैं, न्यू रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर कौन कौन सी इमर्ज हुई, तो ये सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो जहाँ पे लैंड कंट्रोल पे स्टडी होता है, तो देखते हैं जब ओल्ड सिस्टम एवोल्यूशन होते हैं तो फिर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, अडल्ट फ्रेंचाइज, इनके कारण क्या क्या इन्होंने स्ट्रक्चरल को चेंज किया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है, तो जहाँ पे चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, फैमिली, कास्ट, पावर स्ट्रक्चर, लैंड ओनरशिप, ग्रुप मोबिलिटी पे किया जाता है। जो ग्रुप मोबिलिटी जो डिक्रीज हुई है, इंडिविजुअल मतलब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए भी आपके इंडिविजुअल वैल्यूज में आए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल चेंजेस को स्टडी करती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसकी जो एक अप्रोच थी डायलैक्टिकल हिस्टोरिकल अप्रोच और एक थी फंक्शनल अप्रोच। तो डायलैक्टिकल हिस्टोरिकल अप्रोच जो मार्क्सियन मेथड था, जिसको AR देसाई ने स्टडी किया, दिखाने के लिए भी आपने जो सोसाइटी में चेंजेस आए, जो उन्होंने अपने, मैंने एक लेक्चर भी है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो मैंने एक लेक्चर भी दिया है, तो उसमें हमने देखा भी AR देसाई ने जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क यूज करके कैसे बताया भी, जो डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में डायलैक्टिक्स डेवलप हुए, उसके कारण जो सोशल चेंज आया सोसाइटी में, तो उसको स्टडी किया। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में ये आते हो कि ये भी एक तरह की स्ट्रक्चर को कर रही है। सेकंड क्या, फंक्शनल अप्रोच, जैसे कि जो तालकोट पार्सन का जो हम फ्रेमवर्क देखते हैं, तो सेम वे से जहाँ पे MN श्रीनिवास ने जो फ्रेमवर्क यूज किया था, एक फंक्शनल अप्रोच यूज की थी भी, सोसाइटी में एक जो बैलेंस होता है। आल तो ये चीज़ें दी नहीं हुई, मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी जो सोशोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो जो फंक्शनल अप्रोच थी सोशल चेंज की, जो तालकोट पार्सन ने बताई थी, मूविंग इक्विलिब्रियम, तो ये दो अप्रोचेज हैं जो स्ट्रक्चरल अप्रोच को चेंज करती हैं, डायलैक्टिकल हिस्टोरिकल अप्रोच और फंक्शनल अप्रोच। फोर्थ अप्रोच क्या थी सोशल चेंज की, आइडियोलॉजिकल अप्रोच। तो ये फोकस किस पे करती है, द रोल ऑफ आइडियाज, बिलीव्स एंड वैल्यूज, भी इनका क्या रोल है टू ड्राइव सोशल चेंज। तो ये देखती है भी जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है और जो वर्ल्ड व्यू है वो कैसे शेप करते हैं सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को। तो एक इसकी जो सबसे वो थी जो लुई डुमो की बात करते हैं, आल्दो इनका मैं एक लेक्चर भी लूँगा, लुई डुमो ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच यूज करते हैं, जो किसकी बात करते हैं भी, आइडिया, भी जो इंडिया में आइडियोलॉजी किसकी है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन की है। जब तक वो नहीं चेंज होगी तब तक जो ट्रेडिशनल आइडियो स्ट्रक्चर है, जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है कास्ट सिस्टम की, वो नहीं चेंज होगी। तो जो कल्चरल और आइडिएशनल चेंज है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है टू ड्राइव सोशल चेंज। इसी तरह गुनर माइडल, जिनकी एक बुक भी थी द एशियन ड्रामा, तो उन्होंने वो देखा था भी, आल्दो जहाँ पे एशियन इकोनॉमीज़ में जो हैं, मतलब एशियन इकोनॉमीज़ में आपके मॉडर्न इंस्टीट्यूशन डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं
जो कि ऑब्स्टेकल बन रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, जैसे कि चेंजिंग एटीट्यूड वर्ड्स लाइफ, वर्क, इंस्टीट्यूशन, वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब ये भी बोल रहे जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं वो सोशल चेंज पे किस किस चीज़ पे फोकस होनी चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा भी ये 4 अप्रोचेस थी सोशल चेंज की। तो इनको इन्होंने देखा, फिर इन्होंने क्या किया, अपनी जो थ्योरी थी वो दी। ये क्या है, ये आप 2 डायग्राम्स, एक ये वाली और एक ये डायग्राम। तो अगर जे भी आप पेपर में ड्रा कराओगे तो आपको एग्जामिनर समझेगा भी इन्होंने जो है मतलब इनको प्रॉपर आइडिया है भी क्या दी थी थ्योरी। तो आप देखिएगे भी इसमें कितना उसने ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया। देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा था तो माइक्रो स्ट्रक्चर मैक्रो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया। अब देखिए मैंने जो बताए थे सोर्सेज ऑफ चेंज, हेट्रोजेनेटिक चेंजेस और ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। तो ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस जो लिटिल ट्रेडिशन में थे तो वो क्या थे, इस्लामाइजेशन। हेट्रोजेनेटिक चेंजेस में क्या थे, बाहर का जो रूल था और प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। तो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन क्या है, द चेंजेस इंड्यूस्ड बाय वेस्टर्न इम्पैक्ट ऑन अ इंडियन लिटिल ट्रेडिशंस। और सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन क्या है, ऑन द अदर हैंड started toward the end of 19th century and beginning of 20th century. It referred to changes which have contributed to growth of various forms of cultural structure extending over the whole of country, education, law, science, technology, जो मतलब मैक्रो लेवल पे जो चेंजेस आए। तो अब देखिए तो लिटिल ट्रेडिशन में इस्लामाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि ये भी बाहर से था ये भी बाहर से था। ग्रेट ट्रेडिशन में क्या है, सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट और सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस में क्या था, संस्कृताइजेशन ऑफ कल्चरल रेनेसांस। कल्चरल रेनेसांस जब राजा राम मोहन रॉय ने एक लार्जर जितनी भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी तो उन्होंने जो लार्जर इम्पैक्ट डाला। माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या हुआ, रोल डिफ्रेंशिएशन एंड न्यू लेजिटिमाइजेशन। मतलब जहाँ पे जो माइक्रो रोल्स डिफरेंट हो गए और नई जो क्लासेस डेवलप हुई, नई कास्ट सिस्टम आया तो न्यू लेजिटिमाइजेशन। मैक्रो में हेट्रोजेनेटिक चेंजेस क्या है, पॉलिटिकल इनोवेशन। पॉलिटिकल इनोवेशन क्या हुई, पहले मोनार्की थी अब क्या आ गई, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होने चली। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ लीड्स आए, ब्यूरोक्रेसी आई, इंडस्ट्री आई। अब सेम वे में अगर हम देखेंगे जो ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस थे तो वो क्या थे, माइग्रेशन और पॉपुलेशन का शिफ्ट हुआ। जो पैटर्न रेकरेंस थी, सोशलाइजेशन थी, उसमें चेंजेस आए। और एलीट सर्कुलेशन, सक्सेशन ऑफ किंग्स, राइज एंड फॉल ऑफ सिटी ट्रेड सेंटर्स। तो ये एक हॉलिस्टिक उन्होंने एक डायग्राम दी। और सेम वे में अगर आप देखोगे ये वाली डायग्राम भी तो देखिए ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस क्या क्या हैं, डेमोग्राफिक चेंज और चेंज ऑफ रूलर, संस्कृताइजेशन। हेट्रोजेनेटिक चेंजेस क्या हैं, वेस्टर्नाइजेशन, माइग्रेशन और ब्यूरोक्रेसी। तो ये चीज़ें इन्होंने वो देखी भी माइक्रो और मैक्रो में कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों डायग्राम अगर आप बनाओगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा भी बंदे को नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब आप देखिए अब जो सही कहानी स्टार्ट होती है। तो जब अगर आप देखोगे जो जोगिंदर सिंह की आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा। तो बेसिक आइडिया क्या था उसका, जब वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात करता है। तो अब आप देखोगे तो जब वो देखता है, जब उन्होंने वो इसकी स्टडी करने शुरू की तो वो कहते, अब देखिए वो मैं आपको और इंसाइट्स दे रहा हूँ। तो जब इंडियन सोसाइटी वो कहते प्रायर टू मॉडर्नाइजेशन तो कुछ प्रिंसिपल थे, हायरार्की, हॉलिज्म, कॉन्टिन्यूटी और ट्रांसेंडेंस। तो ये 4 वैल्यूज़ थी। तो ये भी आपने ना अपने आंसर में ये लाइन से शुरू करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 वैल्यूज लिखोगे, हॉलिज्म, कॉन्टिन्यूटी और ट्रांसेंडेंस, तो ये भी आपका मतलब एक एग्जामिनर को समझ आएगा भी इसने पढ़ी है वो बुक। तो ये 4 वैल्यूज इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में बहुत इंटरवीन थी। तो हायरार्की मतलब हायरार्किकल ऑर्डर में रहना। तो ये हमने देखा जो कास्ट सिस्टम था, जहाँ ऑक्यूपेशनल लाइफ साइकिल थे, मॉरल ड्यूटीज थी, तो उसको हायरार्किकल में। और हॉलिज्म किसकी बात होती है, जहाँ पे क्या है, द बिटवीन रिलेशनशिप इंडिविजुअल एंड ग्रुप,
जहाँ पे ग्रुप की, कलेक्टिविज्म की जिसको हम बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि जहाँ पे पूरी जब बात होती है तो कास्ट की बात हो रही है, जब पूरी एक ट्राइब की बात हो रही है तो हॉलिज्म। कॉन्टिन्यूटी क्या है, भी चीज़ें हैं जो कॉन्टिन्यू रहेंगी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा, साइक्लिकल व्यूज ऑफ चेंज। और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंडेंस क्या है, भी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जैसे आप आजकल तर्क करने लग जाते हैं, तो तब कोई तर्क नहीं करता था। जैसे कि अगर आपको पता हो तो वहाँ पे अर्लियर टाइम्स में ऐसा बोलते थे भी तुम अगर समुद्र की यात्रा करते हो तो तुम अपनी कास्ट छीन लोगे। तो लेकिन जब समुद्र की यात्रा में क्या होता था, तो राजा राम मोहन रॉय ने फर्स्ट टाइम जो समुद्र की यात्रा की तो लोगों ने उनको बुलाना छोड़ दिया जब वो इंग्लैंड गए थे। तो मतलब कुछ वैल्यूज़ थी। मतलब आज तो अगर कोई कहेगा अरे क्या बात कर रहा है यार, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, तो उस टाइम जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, जो बिलीफ थे, उनको कोई भी आप चैलेंज नहीं कर सकते थे ऑन द ग्राउंड ऑफ रैशनैलिटी। तो इसने कंट्रीब्यूट किया इंटीग्रेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ अदर वैल्यू थीम इन ट्रेडिशन। तो सिमिलर जो फिनोमिना था वो कहते ट्रेडिशनल वेस्ट में भी था, यूरोप में भी था, बट डिफरेंस क्या है, जहाँ पे यूनिक हेरिटेज है, यूनिक सोशल हेरिटेज है, इंडिया की यूनिक कल्चर है और यूनिक हिस्टोरिसिटी है सर्कमस्टांसेस की। तो जहाँ पे क्वेश्चन क्या है, will heterogeneous society tradition transformation into a universal and homogeneous form of modernization। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है भी एक सोसाइटी जो इतनी हेट्रोजेनियस है, डिफरेंट है सोसाइटी, ट्रेडिशन है, तो वहाँ पे क्या यूनिवर्सल वो आ जाएगी, जो होमोजेनियस फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन आएगी। क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, इट्स ड्यू टू हॉरिक पास्ट, मतलब बहुत लंबा पास्ट है, और हिस्टोरिकल डेप्थ एज ए सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। तो अब देखना है भी मतलब हम इतनी ट्रेडिशंस हैं, इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन है, तो मतलब अगर मॉडर्नाइजेशन की फोर्सेज इसको यूनिवर्सलाइज एक सोसाइटी बना देंगी जहाँ पे यूनिवर्सल वैल्यू सेट होगा। तो कहते टेम्पोरल डेप्थ ऑफ सिविलाइजेशन इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी इज रेलेवेंट फॉर एनालाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो हमें पहले जो इंडियन सिविलाइजेशन की, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की टेम्पोरल डेप्थ देखनी है। टेम्पोरल मतलब ऑन द टाइम स्केल, जो क्या है भी, क्या क्या जहाँ पे हुआ, जहाँ पे बुद्धिज्म भी आए, जहाँ पे भक्ति मूवमेंट हुई, इस्लामिक रूल आया, तो हमें देखना है भी जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये सब चीज़ों को हमने देखना है। Important for understanding causality and sequence of events in modernization impact on traditional Indian society। तो मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या सीक्वेंस है, क्या क्या कॉजेज हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये रिवील करेंगे विच निशे स्ट्रक्चर एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंस्टीट्यूशनल अडेप्टेशंस। भी किस किस जो स्ट्रक्चरल कल्चरल कंडीशन थी मॉडर्नाइजेशन की, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन थे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, भले ही वो हमने देखा ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल है, तो अब हम देखेंगे भी कितना उन्होंने अडेप्ट किया। जैसे कि आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन आज भी डेमोक्रेसी एक मॉडर्न फिनोमिना है, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर जैसे कास्ट है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो कास्ट आज भी डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, रिलीजन आज भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में रिमेन इंटैक्ट बट सबस्टांस में अंडरग्रो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्नाइजेशन। तो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे वो बिल्कुल ही ऐसे रहें, पर उन्होंने मॉडर्निटी को अडेप्ट कर लिया। जैसे कि पूजा, जो हमारा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था, जो कि ट्रेडिशनल वैल्यू थी, तो आज हम देखिए पूजा आज भी हम कर रहे हैं, वर्शिप आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पूजा सर्विसेज की। भी आप ऑनलाइन आरती कर लीजिए। आजकल तो काफ़ी टेम्पल्स ने भी जो ऑनलाइन आरती, ऑनलाइन भोग,
भी मतलब प्रसाद आप घर पे होम डिलीवरी करवा सकते हो। तो देखिए ट्रेडिशन वही थी, लेकिन क्या किया उन्होंने, मॉडर्निटी को अडेप्ट किया। जो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, इंडिया जो था वो मॉडर्निटी के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट था, जब तक उसका वेस्ट के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बैठा थ्रू कॉलोनाइजेशन। अर्लियर ऐसा नहीं था कि सिर्फ, देखिए जो इंडिया है वहाँ पे बाहर से लोग बहुत आए, ब्रिटिश इंडिया से, मुग़लों से पहले भी बहुत लोग आए। सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत की बात होती है, इस्लामिक रूलर आए, मुग़ल्स आए, ब्रिटिशर आए। तो लेकिन जो मॉडर्निटी की फोर्स हो जाए वो सिर्फ कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर लेकर आए थे। तो आप देखोगे इस्लामिक रूलर आए, तो लेकिन इस्लाम में भी जो क्या थे प्रिंसिपल वही थे, ट्रांसेंडेंस। और इस्लाम में क्या था, वो मोनोथिज्म था, कि मतलब ये सिर्फ एक खुदा की बात करते थे, एक गॉड की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे। तो मतलब आल्दो क्या था, हिंदुइज्म का कुछ डिफरेंट वैल्यू सेट था, उनका अलग वैल्यू सेट था, लेकिन एंड में क्या हुआ, दोनों ही ट्रेडिशन में थे रिलीजन। हिंदुइज्म भी ट्रेडिशन में था, इस्लाम भी ट्रेडिशन में था, तो उनकी ट्रेडिशन थी। तो जहाँ पे क्या हुआ, एक सिंथेसिस हुई, तो जिसमें कारण क्या हुआ, सोसाइटी में कोई सिग्निफिकेंट ब्रेक डाउन नहीं हुई। जैसे कि जहाँ पे हायरार्की का प्रिंसिपल था हिंदुइज्म में, इस्लाम में क्या था, इक्वल, भी सभी इक्वल है। लेकिन आप देखोगे इंडिया में क्या हुआ, जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने जब कास्ट सिस्टम से इसका इनकाउंटर हुआ, तो लोगों ने क्या हुआ, क्योंकि इस्लामिक रूलर थे, तो लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। जो हिंदू लोग थे, कुछ हिंदू लोग तो कन्वर्ट इसलिए होने लगे क्योंकि फोर्स कन्वर्जन हुई, फोर्स्ड कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा हुई। सेकंड क्या होने लगे, बेनिफिट के लिए, भी अब पॉलिटिकल रूलर मुसलमान है तो हम भी मुसलमान बन जाते हैं, हमारा भी बेनिफिट होगा। और कुछ लोग जो कि मतलब जो दलित थे, जो शूद्रा थे, जो कास्ट सिस्टम की एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो भी एक तरह के इस्लामिक उसमें कन्वर्ट हुए, ताकि वो एक तरह का उनको प्रोटेस्ट कर सके। तो जैसे कि आज आप देखोगे दलित, और सेम थिंग क्रिश्चियनिटी में भी हुई, तो क्रिश्चियनिटी में भी वो क्या होता है, इस इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन जहाँ पे आप देखोगे दलित मुस्लिम की बात हो रही है, दलित क्रिश्चियन की बात हो रही है। तो मतलब ये अभी कॉन्टेम्पररी टाइम्स में जो डिमांड चल रही है, अभी हमें रिजर्वेशन दो जो दलित मुस्लिम है और जो दलित क्रिश्चियन है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। भी जो इस्लाम था वो आया, तो यही ना जोगेंद्र सिंह दिखाना चाहता है भी कैसे जो मॉडर्निटी की फोर्स हो जाए वो ब्रिटिश रूल के बाद आई। आल दो इस्लामिक रूलर भी आउटसाइड हेट्रोजेनेटिक सोशल चेंज था, लेकिन उसने सिर्फ ट्रेडिशन को इन्फोर्स किया, ना कि कोई मॉडर्निटी की फोर्स लेके आए। तो ये सोशल चेंज इन ट्रेडिशनल इंडिया, तो सोशल चेंज आप देखोगे जब ये ट्रेडिशनल इंडिया की बात कर रहे हैं जोगेंद्र सिंह, तो ट्रेडिशनल इंडिया में जो कह रहे हैं भी जहाँ पे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुए, लेकिन जो बुद्धिज्म जैनिज्म क्या क्या था, इनका इम्पैक्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी जो इकॉनमी थी मर्केंटाइल क्लास डेवलप हुई, और उसी टाइम किंग्स ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को एम्ब्रेस किया। लेकिन आप देखोगे तो इनका क्या था, जो स्ट्रक्चरल चेंज था वो कुछ हद तक की लिमिटेड था। ऐसे नहीं था कि सोसाइटी की पूरी स्ट्रक्चर को ही ओवरहॉल कर दिया। और उसके बाद कुछ मूवमेंट्स हुई, तो इनका भी एक रोल था, भक्ति मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, गांधीन मूवमेंट, तो इनका भी था। तो ऐसा, बट इन्होंने क्या किया, एक पैरेलल डेवलप किया ग्रेट ट्रेडिशन, और कुछ मूवमेंट थी जिन्होंने हिंदू ट्रेडिशन को ही रीआइट्रेट किया, जैसे कि आर्य समाज थी जो कहती थी गो बैक टू वेदास। तो मीन्स
जो सोशल चेंज था, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में बता रहे हैं भी सोशल चेंज कैसे था, भी जो ट्रेडिशन थी, भी कोई भी अभी जो चीज जो फोर्सेस थी जो ट्रेडिशन पर अटैक नहीं कर पा रही थी, जो कि सिर्फ एक ब्रिटिश रूल कर पा रहा था। तो जो मैंने चीज़ आपको बताई भी जो कास्ट सिस्टम था, तो जो जो उसमें भी हायर कास्ट कौन होते हैं मुस्लिम्स में, अशरफ्स। तो जहाँ पे आप देखिए जो अशरफ थे, जो माइग्रेंट मुस्लिम थे, जो बाहर से आए थे, तो उन्होंने एक उनसे जो कांटेक्ट था लोअर क्लास से, तो वो कम किया। तो आप ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो मोटा मोटा मैंने ये आइडिया दे दिया, जो बाकी आपको नोट्स हैं। तो आगे हम देखते हैं जो इस्लामाइजेशन है। तो जो टू ट्रेडिशनल सिस्टम का जो इनकाउंटर हुआ था, कई बार आपसे पूछ लेते हैं भाई इस्लामाइजेशन एज ए फोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो ये भी मैंने इसके आपको नोट्स दे रखे हैं। बाकी मैंने इसका आपको समझा दिया है भी जो इंडिया पे इसका इन्फ्लुएंस था वो लिमिटेड था, तो ऐसा नहीं था कोई मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई थी। और इसमें क्या हुआ, जब आप देखोगे ब्रिटिश रूल आया, तो तब क्या था, पहले तो ये क्या था, जब इस्लामिक रूल था तब कास्ट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई थी। मतलब जो मुस्लिम थे वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में डिवाइड थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, और जहाँ पे क्या हुआ, हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हुई, तो जहाँ पे पोलिटिसाइजेशन हो गया इस्लाम धर्म के नाम पे, तो जहाँ पे क्या हुआ भी जो सारे लोग थे, सारे मुस्लिम थे, वो इकट्ठे हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, और इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम को इंडिया में था वो माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया। अब मतलब सारे मुस्लिम्स को क्या है, एक माइनॉरिटी माना जाता है। और जहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हुई जिन्होंने सभी मुस्लिम्स को क्या किया, इकट्ठा किया, जैसे कि तबलीग मूवमेंट। तो जहाँ पे आप देखोगे सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो ये कहते तो भी जो इस्लामिक का वो था, भी जो इस्लामिक रूल था, तो इसने कैसे ट्रेडिशंस को ही इन्फोर्स किया। पहले इस्लामिक रूलर आए, लोग कन्वर्ट हुए, कास्ट सिस्टम बना, बाद में ब्रिटिश रूल आया, पोलिटिसाइजेशन होया धर्म के नाम पे, और बाद में लोग इकट्ठे हो गए। तो इतना इसका सोशल चेंज का इम्पैक्ट था। तो एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, जो ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने जो मॉडर्निटी की फोर्स इंट्रोड्यूस की, वही डायग्राम। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो कल्चरल चेंजेस क्या आए, वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन, माइग्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, तो ये सब चेंजेस किसके थे, जो ब्रिटिश रूल लेके आए। तो आई होप आपको जो आइडिया समझ आ गया। अब हम जो इसकी फाइनल एनालिसिस वो देखते हैं। बोथ एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर ऑफर रेजिलियंस टू द फोर्सेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो दोनों जगह पे, भले ही वो छोटे से गांव में हो, जब भले ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पे, जो स्ट्रक्चर ने फोर्सेज जो स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने कुछ रेजिलियंस वो की भी नहीं मॉडर्नाइजेशन नहीं आनी। और जहाँ पे कुछ टाइम क्या हुआ, क्लैश भी हुआ मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन का। और वो हम आज के टाइम पे भी देखते हैं, जब हम इंडिया में हिजाब का इशू देखते हैं। आज आप देखोगे अभी गवर्नमेंट ने हिजाब बैन करने की बात की थी, क्योंकि हिजाब एक तरह का, क्योंकि आप देखोगे हिजाब का पूरे पैन वर्ल्ड में इशू चल रहा है, अभी हिजाब इज द सिंबल ऑफ पैट्रियार्की। लेकिन जब इंडिया में वो हिजाब बैन करने की कोशिश की, तो जहाँ पे एक तरह के प्रोटेस्ट हो गए भी नहीं हिजाब हमें पहनना है। तो ये क्या है, बिग स्ट्रेन। लेकिन फर्दर क्या कहते हैं, जहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन टू लेवल्स, चेंजेस एट मैक्रो लेवल ऑफन फेल टू इफेक्ट एट माइक्रो लेवल। तो मतलब ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आई, मैक्रो लेवल पे चेंजेस हो गए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। मैक्रो लेवल चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो। मैक्रो लेवल चेंज, अनटचेबिलिटी एबोलिशन की बात करते हो। लेकिन माइक्रो लेवल, गांव में तो आपको अभी भी कास्ट सिस्टम मिलेगा, गांव में आज भी अनटचेबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि मैक्रो लेवल पे चेंज हुए और माइक्रो पे रिफ्लेक्ट हो गए, नहीं। समटाइम माइक्रो लेवल पे कोई इफेक्ट आ नहीं रहा, मैक्रो लेवल पे आप मॉडर्नाइज हो गए, और मैक्रो लेवल पे मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई।
तो जहाँ पे क्या हुआ भी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी कई जगह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चल रही है, और कई जगह क्या हुआ ट्रेडिशनल मॉडर्निटी भी साथ में चल रही है। और सिमिलरली कहते भी ऐसा जरूरी भी नहीं है भी इनोवेशन एट माइक्रो लेवल डिडंट लीड टू ब्रेक डाउन एट सोशल स्ट्रक्चर एज ए होल। आपने माइक्रो लेवल पे क्या किया, गांव में पीआरआईज ले आए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ले आए, आपने डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर तो फिर भी वहाँ पे आप नहीं ब्रेक डाउन कर पाए। क्योंकि आज भी आप देखोगे एक न्यूज़ आई थी जिसमें जो वुमेन एक इलेक्टेड हुई थी दलित सरपंच, तो उनके अपर कास्ट वाले लोगों ने उसको मारा पीटा था आई थिंक, तो काफ़ी एट्रोसिटीज की थी। तो मतलब ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का हर एक एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं जोगिंदर सिंह। Change in tradition started to manifest in considerable sense only after contact with the West, as earlier contact with Islam didn't bring about the modernization, as it also cherished value which were rooted in the tradition। तो मतलब जो कंसिडरेबल चेंज आया वो मैंने बताया, वेस्टर्न कॉन्टैक्ट करना आया, इस्लाम रूलर आया, तो हमने देखा वो वैल्यूज, लेकिन उन्होंने भी वही ट्रेडिशन की बात की। तो इस्लाम के कारण सोशल चेंज आया था बट मॉडर्नाइजेशन नहीं आई थी। फर्दर ऑल चेंजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद वेस्ट वर नॉट मॉडर्नाइजेशन एंड सम ऑफ देम आर रीइंफोर्स्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा भी सभी कॉन्टैक्ट से मतलब वो हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, कुछ ने जो था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को रीइम्पोज किया। जैसे कि वेस्ट ने क्या किया, कास्ट कंसेंसस करने लगे, तो उसके कारण क्या हो, लोगों में कास्ट कॉन्शियसनेस वो हुई, तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को रीइंफोर्स कर दिया। तो जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, अभी मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन दोनों ही साथ साथ में चल रही हैं। और जहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन है वो भी सिलेक्टिव है, और माइक्रो जो स्ट्रक्चर है वाज इवन डेलिबरेटली लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय कॉलोनियल रूलर्स। तो जो ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन थी ब्रिटिशर के द्वारा, तो वो भी सिलेक्टिव थी, क्योंकि ऐसा नहीं था भी बिल्कुल ही ओवरहॉल कर दिया। और कॉलोनियल रूलर जब 1857 का रिवोल्ट आया, पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे थे गांव लेवल पे, फिर कहते हटाओ, हमें नहीं लोगों को जहाँ के परेशान करना। तो माइक्रो स्ट्रक्चर को इन्होंने फिर कम छेड़ना शुरू किया, तो उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था कास्ट और विलेज कम्युनिटी से। और जब कम्युनल इलेक्टोरेट की बात आई तब कुछ जाके माइक्रो स्ट्रक्चर पे कुछ चेंज आया, मॉडर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस दिखा। और नेशनल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस का। तो लेकिन जहाँ पे आप देखोगे वो कहते भी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उसमें कुछ अडेप्टिव चेंजेस हैं, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ट्रेडिशन ख़त्म होगी जैसे कि वेस्ट में हुआ था। तो जहाँ पे उन्होंने क्या कहा, न्यू ट्रेडिशनलिज्म भी एक आ रहा है अलॉन्ग विद मॉडर्नाइजेशन। तो जो ट्रेडिशनल एलिमेंट थे वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में रीडिफाइन हो रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जब योगा स्टूडियोज़ की बात कर रहे हैं हम, फ्यूजन ऑफ फूड, फ्यूजन ऑफ फैशन की बात कर रहे हैं, तो न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन मतलब मॉडर्निटी को उसके डोमेन में ये फिट हो गया है। तो ये आप देखोगे तो एंड में क्या, स्टार्टिंग में क्या कहेंगे, तो अब इसको अगर समराइज करना है तो पहले बताया 4 वैल्यूज होती हैं इंडियन सोसाइटी में, तो जहाँ पे चेंज लाने की कोशिश की, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लेकिन लिमिटेड चेंज था। फिर इस्लामिक रूल आया, उसका भी लिमिटेड चेंज था। कुछ इंडिजिनियस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, तो उनका भी था। तो वेस्टर्न ने इन्फ्लुएंस आया, लेकिन ये भी नहीं था पूरा इन्फ्लुएंस हो गया। तो लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन प्लस मॉडर्नाइजेशन, तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये पूरा इंटीग्रेट हम इसको एंड में कर सकते हैं। तो आई होप क्लास आपको मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो जोगिंदर सिंह की थ्योरी है वो समझ आ गई होगी। तो आप अगर इसमें देखोगे तो जो मैंने पूरा बहुत मेरे 2-3 दिन लगे हैं इसमें, तो इसमें प्रॉपर 50 स्लाइड्स मैंने बनाई थी ताकि आपको मैं हॉलिस्टिकली ये टॉपिक कवर कर सकूं। सो आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू क्लास।